Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in this series of fundamental rights, today I am going to discuss about Article 31A, that is saving of laws providing for acquisition of estates etc. सीधा टॉपिक पे आने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। क्या कभी आपने सोसाइटी में ऐसा ऑब्जर्व किया है कि किसी एक इंसान का नुकसान दूसरे के लिए फायदा हो जाता है और किसी दूसरे इंसान का फायदा किसी और तीसरे इंसान के लिए नुकसान? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट वेज बढ़ा देते हैं तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट फायदा किसका होगा? वर्कर्स का फायदा होगा। उसकी जगह अगर इंडस्ट्रियलिस्ट वेज को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, बट नुकसान इसमें वर्कर्स का हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हम एक पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है, एक इंसान से थोड़ा कुछ लेना पड़ता है और दूसरे को देना पड़ता है। ये क्या मेल खाता है? हमारे सोशलिस्ट फीचर से मेल खाता है। तो इसी के चलते आर्टिकल 31A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। अब इसका डेवलपमेंट समझते हैं। ओरिजिनली आर्टिकल 31A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। चंपकम दोराई राजन केस 1951, इस केस के अंदर एक चीज पे सुनवाई हुई, वो थी ये कि फंडामेंटल राइट्स भी हैं और डीपीएसपी भी। फंडामेंटल राइट्स में अधिकार दिए गए हैं जिसके अंदर सबको समान बताया गया है, और डीपीएसपी के अंदर हम सोशलिस्ट फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब गरीबों का उद्धार हो, जो पिछड़े दल हैं उनके लिए हम कुछ ज्यादा बेटर प्रोविजंस कर पाए। तो जब भी किसी एक सेक्शन के लिए हम ज्यादा बेटर कुछ करना चाहेंगे, कुछ ज्यादा देना चाहेंगे, देन डेफिनेटली वी आर वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। दोनों को हम वायलेट कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम को वायलेट कर रहे हैं। तो इसी के चलते हुए यहां जजमेंट आया जिसके अंदर यह कहा गया कि डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल करेंगे। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कोई भी झगड़ा होता है तो डीपीएसपी को लागू नहीं किया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स ही वहां पे लागू होंगे। और पूछा साहब इसका क्या उपाय हो सकता है? क्योंकि उपाय तो कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जहां पिछड़े दल बहुत हैं, ठीक है, अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लाना चाहते हो कोई भी डीपीएसपी, तो सबसे पहले आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर लीजिए, फिर आप ला सकते हैं। बट जब तक वहां पे कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता। इसी को देखते हुए हमारे तब के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया पार्लियामेंट के अंदर और उसे पास करवाया, जिसके थ्रू आर्टिकल 31A को डाला गया। अब आर्टिकल 31A क्या कहता है कि प्रॉपर्टी ली जा सकती, ठीक है, और इसी प्रोविजन के चलते उन्होंने जमींदारी को अबॉलिश किया। अब आइए इसके प्रोविजन समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया। सबसे पहले कि कोई भी लॉ चैलेंज नहीं किया जा सकता या फिर इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। कौन से ग्राउंड्स पे? दैट इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू फ्रीडम, और उन्हें इनवैलिडेट नहीं करार दिया जा सकता, उनके पास इम्यूनिटी आ गई। कौन कौन से ग्राउंड के लॉज होंगे, क्या क्या इनके ऊपर वो प्रोविजंस होंगे, वो देखते हैं। तो एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट, कोई भी प्रॉपर्टी ली जा सकती है, जमीन ली जा सकती है, कोई भी जायदाद ली जा सकती है अगर वो जनरल वेलफेयर के साथ में जाती है, हित में जाती है। दूसरी, टेकिंग ओवर मैनेजमेंट बाय स्टेट, स्टेट जो है मतलब गवर्नमेंट जो है मैनेजमेंट ले सकती है किसी भी इंडस्ट्री का अपने हाथ पे अगर उन्हें लगता है कि वो जरूरी है। तीसरी, अमालगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस, एक या दो से अधिक जितने भी कॉर्पोरेशन वो मिलाना चाहें उन्हें मिला के एक एंटिटी बना सकते हैं, सिंगल एंटिटी बना सकते हैं। इसी के अंदर नेशनलाइजेशन का भी प्रोविजन दिया गया है। आप बाद में देखिए किसी भी तरीके के राइट्स लिए जा सकते हैं या मॉडिफाई किए जा सकते हैं शेयर होल्डर के या ओनरशिप के। तो यहाँ नेशनलाइजेशन की बात चल रही है, इस प्रोविजन के थ्रू नेशनलाइज किया जा सकता है। माइनिंग राइट्स जो हैं उन्हें भी मॉडिफाई किया जा सकता है या खारिज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं और किसी भी तरीके से इसे वायलेशन नहीं मानेंगे आर्टिकल 14 और 19 का और चैलेंज नहीं करेंगे कोर्ट के अंदर। सो ये इसके अंदर बताया गया। अब दूसरी बात, क्या स्टेट लॉ को भी इम्यूनिटी मिल सकती है? जी हाँ, स्टेट लॉ को भी इम्यूनिटी मिल सकती है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहली तो ये कि सिंपल स्टेट लॉ होगा, उसे हम प्रिजर्व करेंगे किसके लिए? रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कंसिडर करेंगे प्रेसिडेंट कि क्या प्रॉपर ये सही है कि नहीं। तो हम प्रेसिडेंट साहब के सामने रखेंगे कि प्रेसिडेंट साहब ये देखिए इस लॉ के अंदर ये प्रोविजन है, क्या आपको ये मंजूर है? अगर उन्हें मंजूर हुआ और उन्होंने असेंट दे दिया तो ये अपने आप इम्यूनाइज हो जाएगा, इसको इम्यूनिटी मिल जाएगी और फिर इसे भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अब बात आती है कंपनसेशन की। किसी की हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्या उसे कंपनसेशन देना जरूरी है मार्केट वैल्यू के हिसाब से? तो एक कंडीशन ऐसी है जिसके थ्रू हमें मार्केट वैल्यू की उनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी, जब वो पर्सनल कल्टीवेशन के अंदर है, खुद उगा रहा है इंसान उसको, और सीलिंग लिमिट के अंदर है। ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हमें उन्हें क्या है, मार्केट वैल्यू पे कंपनसेशन देनी पड़ेगी। So this was all about Article 31A. I hope you like this video lecture. Thank you very much for watching.